Can you see the presentation? Yes, ma'am. Okay, I'll just move to the required part. Can I start? Yes, ma'am. Ma'am. ओके, मूविंग टू डिविडेंड. डिविडेंड क्या होता है बेटा? डिविडेंड होता है बेटा जब हम कंपनी के प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स से डिवाइड करते हैं तो उसे हम डिविडेंड कहते हैं. ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि हमें प्रॉफिट मिला, हमें प्रॉफिट मिला, हम कहेंगे कि हमें डिविडेंड मिला. जब when the company is doing good, they earn a little profit and that net profit is divided into shareholders in the name of dividend. तुमने नहीं बोला खाने को, सैंडल नहीं कर था, तो मैंने खा लिया. Can I move to the next slide? इसमें एक टर्म है इंटरिम डिविडेंड. इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है बेटा जो दो एजीएम के अंदर डिविडेंड दिया जाता है, अप्रूव होता है, उसके बीच में अगर कोई डिविडेंड दे दिया जाए तो उसे हम इंटरिम डिविडेंड कहते हैं. ठीक है, ठीक है बच्चा. डिविडेंड से याद आया इसका. Yes, ma'am. डिविडेंड एनएमडीसी बहुत है. 1000 शेयर तो 9000 रुपए. हम तो प्रॉफिट ना तो भी कुछ नहीं. आप बस क्या कर रहे हो? 9 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड. इंटरिम राइट टू डिविडेंड. राइट टू डिविडेंड जो है, राइट टू क्लेम डिविडेंड विल ओनली अराइज आफ्टर डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग. No shareholder has any right against the company in respect of it until unless it is declared. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है देवराज. मैंने ना अभी तक सोचा था कि जब ये डिविडेंड चैप्टर डिस्कस करूंगी तभी डिस्कस करूंगी, या शायद मैंने पहली बार पहले आर्टिकल्स के टाइम पे करी थी, वरना उसके अलावा मैंने कभी ये वाली बात तुम लोगों से डिस्कस नहीं की है. शायद आर्टिकल्स के टाइम पे की है, द राइट टू डिविडेंड वाली. याद है दिव्यराज? No, ma'am. विनीत याद है? यस मैम, आपने की थी. क्या किया था? मैम आपने बताया था कि जो डिविडेंड जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड जब अलॉट करने का टाइम आता है तो शेयर होल्डर्स को क्या कहते हैं, डिविडेंड अलॉट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. एज उसके बाद भी कुछ जो डिविडेंड रह जाता है, मतलब डिविडेंड अलॉट करने के बाद जो उनका प्रॉफिट बच जाता है तो वो एज अ रिजर्व वो साइड कर देती है कंपनी फॉर फ्यूचर प्लान्स. नहीं विनीत, कुछ और बताया होगा.
अपार्ट फ्रॉम दैट ये तो है ही, बट कुछ और भी बताया। मैम प्रॉफिट हो भी फिर भी कंपनी डिसाइड कर सकती है डिविडेंड ना देने का। एग्जैक्टली यही वाली बात बताई थी मैंने कि कंपनी के जो बोर्ड है उस दे हैव अ राइट, डिस्क्रिशनल राइट, दैट दे मे नॉट डिक्लेयर डिविडेंड इवन इफ दे हैव प्रॉफिट। कोई भी शेयर होल्डर डिविडेंड को कम करने का राइट तो रखता है, लेकिन डिविडेंड को बढ़ाने का राइट नहीं रखता। तब हमने ये भी डिस्कस किया था दिव्यराज कि कोई शेयर होल्डर क्यों बोलेगा कि मेरे को कम डिविडेंड दो। तो मैंने तुम्हें बताया था कि ऐसा वो तब कहते हैं जब उनको लगता है कि कंपनी के पास फ्यूचर डाइवर्सिफिकेशन है या बढ़ने के चांसेस हैं, कंपनी एक्सपैंड करेगी, ग्रो करेगी, तो इंटरेस्ट देने से अच्छा है कि आप प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स कर लो। याद है? यस मैम। तो ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है तो ये एज अ मैटर ऑफ राइट मैं क्लेम कर सकती हूँ, लेकिन अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है तो कोई भी शेयर होल्डर उनसे ये नहीं कह सकता कि आप तो इतना प्रॉफिट कमा रहे हो, हमें डिविडेंड दो। ठीक है? ओके यस मैम। मैम। Just go through this slide and I'll move to the next slide then. It's a very small chapter, बहुत आराम से इस क्लास में खत्म हो जाएगा। I'll be left with only accounts and audit and winding up. I'll try that I complete it tomorrow. If not tomorrow, then on Wednesday. Can I move forward? यस मैम। फाइनेंस का सुनो। टाइम तो नहीं है तो हिसाब से Then we said declaration of dividend. A dividend when proposed does not become a debt. ये डेट तब बनेगा जब इसे शेयर होल्डर ने अप्रूव कर दिया है जनरल मीटिंग में। याद है हमने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस की बात की थी कि एजीएम में होती है, उसमें होता है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इफ एनी। अगर ये डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया और शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया कि हाँ जी इस रेट पे हमें डिविडेंड दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ही ये डेट बनेगा, वरना ये डेट नहीं बनेगा। जस्ट अ मियर डिक्लेरेशन विदाउट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर डज नॉट कॉल फॉर अ डेट। ठीक है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेकमेंड करते हैं डिविडेंड बोर्ड ऑफ मीटिंग में और लेटर एजीएम में से अप्रूव किया जाता है, और एक बार अप्रूव हो जाए तो फिर 30 डेज के अंदर अंदर हमें इसे पे करना होता है, वरना कंपनी पे लायबिलिटी शुरू हो जाती है। डिविडेंड चेक या वारंट के थ्रू और आजकल इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू हम अकाउंट के अंदर पे कर देते हैं। ठीक है? ओके मैम। I'll move forward. यस मैम। रेवोकेशन ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड। डिविडेंड एक बार डिक्लेयर कर दिया तो रिवोक नहीं होगा, आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स जैसे कि आग लग गई कंपनी की प्रॉपर्टी में, या कोई वॉर आ गई, या कोई बहुत बड़ा टैक्स इम्पोज हो गया, ओनली देन द कंपनी में रिवोक द डिविडेंड सो डिक्लेयर, अदरवाइज नॉट। ठीक है? कंपनी एक्ट के हिसाब से इंटरिम डिविडेंड और टर्म डिविडेंड के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है? एक बार डिविडेंड डिक्लेयर हो जाए तो आप इसे रिवोक नहीं कर सकते। ठीक है? और अगर ये सिचुएशन है कि आप कब कब रिवोक कर सकते हो, ये इंटरिम डिविडेंड के लिए भी अप्लाई होती है। बट इंटरिम डिविडेंड क्या होता है कि एजीएम में वो अप्रूव नहीं होता, वो डायरेक्टर्स जो हैं वो बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन से अप्रूव करते हैं, और हम नेक्स्ट एजीएम का, कमिंग एजीएम का वेट नहीं करते। एजीएम से पहले जो डिविडेंड दे देते हैं उसे हम वो कहते हैं इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। जो क्वार्टरली दे देते हैं। क्या बेटा? मैम जो क्वार्टर के रिजल्ट आने पे दे देते हैं। नहीं, नॉट, हाँ क्वार्टर के भी दे सकते हैं, मिड क्वार्टर में भी दे सकते हैं, बट हमें इतना पता है एजीएम का वेट नहीं करते। इट कैन बी एनी टाइम। ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ विनीत बोलो बच्चा। Ma'am, like the company is not planning to declare the dividend. In that case, the dividend to the Company is not planning to declare dividend. but they have to specify the reasons of not declaring the dividend. वो बता देते हैं कि हम डिक्लेयर डिविडेंड इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम अपना डेट कम कर रहे हैं, बता देते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स के पास ये राइट तो है, पूछने का तो है ना कि भैया आपका इतना प्रॉफिट है तो डिविडेंड क्यों डिक्लेयर नहीं कर रहे, ये पूछने का राइट तो है ना उनके पास।
हेलो ओके मैम। आप तो वो पूछ लेते हैं, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि उनको रीजन देना ही देना है या जस्टिफाई करना है रीजन को, ओके मैम। ठीक है। यस मैम। कैन आई मूव टू Yes, द ma'am. नेक्स्ट स्लाइड? Yes, ma'am. कोई भी करा दे Yes, ma'am. चलो भाई दूर करेंगे। देन लीगल प्रोविजंस क्या है, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस ऑफ द कंपनी, कि डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले पहले क्या लीगल प्रोविजंस है। पहला, रेजोल्यूशन पास होता है। दूसरा, डिविडेंड ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट पेड अप, जितना अमाउंट पेड अप है उसके हिसाब से ही डिविडेंड दिया जाएगा। नॉमिनल वैल्यू के ऊपर डिविडेंड होता है ना बेटा, परसेंटेज के ऊपर। There's no amount, it's always in percentage. तो अगर 10 रुपए का शेयर है और सिर्फ 8 रुपए पेड अप है तो आपको डिविडेंड भी उसी हिसाब से मिलता है, ठीक है। Okay, Yes, ma'am. ma'am. Face dividend will always be declared on the face value of the share. एग्जैक्टली exactly. और बट फेस वैल्यू में कितनी कॉल अप हुई है, कितनी पेड अप हुई है, उसके हिसाब से आपको डिविडेंड मिलता है, Okay, ma'am. एंड डिविडेंड इज ऑलवेज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उसको कैपिटल से या रिजर्व से निकाल के नहीं दे सकते, और आप तभी दोगे उसको जब आपने डेप्रिसिएशन के लिए प्रोवाइड कर दिया है, और एक रिजर्व में एक पर्टिकुलर परसेंटेज है जो याद अभी तुम करोगे कंपनी अकाउंट्स में, कि हम एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो पहले रिजर्व्स में डालते हैं, उसके बाद डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। ऐसा दिव्यराज हम इसलिए करते हैं कि हम सारे पैसे डिविडेंड में डिक्लेयर ना कर दें या डिविडेंड में ना बांट दें, कल को हमें पैसों की जरूरत हुई तो हम कहाँ जाएंगे। तो पहले आप कुछ पैसे रिजर्व में डालो, ठीक है, और डेप्रिसिएशन के लिए प्रोवाइड करो, उसके बाद आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। मैम, बट एक कंडीशन हो सकता है कि प्रॉफिट कंपनी बहुत साल से जनरल लीडर में ट्रांसफर कर रहा है, अब उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन तो उस सिचुएशन में अगर मान ले किसी साल तुझे प्रॉफिट नहीं होता दिव्यराज, ऐसा नहीं है कि इसी साल के प्रॉफिट से आप दे सकते हो, आप पिछले साल के प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट वो कह रहे हैं कि आप कैपिटल से मत दो। कैपिटल मींस अपने इक्विटी कैपिटल से निकाल के, या अपने जो रिजर्व्स फ्री नहीं है, विचार जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, वो फ्री रिजर्व नहीं है, रिजर्व है लेकिन फ्री रिजर्व नहीं है, आप उससे निकाल कर नहीं दे सकते। आप अपने पुराने रिजर्व से पैसे निकाल के डिविडेंड में दे सकते हो, अगर आपको इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ और आप फिर भी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना चाहते हो तो। ओके मैम। भाई ऐसा हो सकता है ना कि किसी साल आप प्रॉफिट ना हुआ हो, तो उस साल हम डिविडेंड कैसे देंगे। तो उस साल आप ऐसा करो कि आपके पास फिर पुराने साल के प्रॉफिट्स पड़े हैं, उसमें से आप पहले डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड करो एंड देन आप डिविडेंड दे दो, ओके मैम। ठीक है। लेकिन आप ऐसी सिचुएशन में 3 साल आपने जितना डिविडेंड दिया है उसका एक एवरेज निकाल के इतना ही डिविडेंड दे सकते हो। ये नहीं कि लॉस हो गया है और उसके बाद आप 20% का डिविडेंड दे रहे हो या 100% का डिविडेंड दे रहे हो। जितना पिछले 3 सालों में देते आ रहे हो उसका एक एवरेज निकालो, उतना डिविडेंड आप इस साल भी दे सकते हो। इवन इफ यू हैव मेड अ लॉस दिस ईयर, आप पिछले अमाउंट से निकाल के डिविडेंड दे सकते हो। बट मैम अगर कंपनी अच्छा अर्न कर रही है तो वो डिविडेंड इंक्रीज भी तो कर सकती है शेयर होल्डर्स के लिए, सो दैट दे कैन गेट। मैं उस सिचुएशन में बात कर रही हूँ अगर कंपनी को लॉस हुआ है, इस साल लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ या कम प्रॉफिट हुआ है, और आप पिछले साल के प्रॉफिट निकाल के डिविडेंड दे रहे हो, तो आपका रेट ज्यादा नहीं होगा। अगर आपको कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ है तो भाई बहुत अच्छा डिविडेंड मिलेगा। बट मैम अगर पिछले साल का प्रॉफिट ज्यादा हुआ हो, हाँ तो भैया दे दो ना, हम मना कहाँ कर रहे हैं, एवरेज निकालो और दे दो। इस साल तो नहीं हुआ ना प्रॉफिट, नो मैम। फिर या इस साल तो प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है ना, यस मैम। ठीक है। और पहले Yes, ma'am. आपको इस साल की डेप्रिसिएशन के लिए तो प्रोवाइड कराना पड़ेगा, यस मैम। उसके बाद तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यस मैम। ठीक है। वो कह रहे डिविडेंड देने से पहले पहले आपको हमेशा डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, और कुछ अमाउंट आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा रिजर्व्स में, ठीक है। यस मैम। यस मैम। Please go through this slide and then I'll move forward.
Done, guys? Can you hear me? Yes, Yes, ma'am, we ma'am. can hear you. Done, bacha? We have already discussed this slide. Can I move forward? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई चीज जो क्लियर ना हो? No, ma'am. मैम एक बार सेकंड वाला पॉइंट समझा दो इसका। कौन सा वाला बेटा? ये वाला? द Yes, टोटल अमाउंट टू बी ड्रॉन। यस मैम। ओके, वो कह रहे कभी ऐसा हो कि हमें हमारे पास किसी साल प्रॉफिट जो है वो एडिक्वेट नहीं है, जैसे कि अभी विनीत ने दिव्यराज ने बोला था, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में द टोटल अमाउंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम सच एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो पिछले साल से हमने किए हैं, वो एक तो एवरेज ले लो आप पिछले 3 सालों की, और दूसरा 1/10 ऑफ द सम ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं, पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व है, उसका 1/10 ही अमाउंट आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से निकाल सकते हो टू गिव अस डिविडेंड। ओके मैम। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि हम रिस्ट्रेन करना चाहते हैं कि आप कितने पैसे निकाल रहे हो। आपके पास पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व जो है मान लो 1 करोड़ है, ठीक है? तो आप उसका 1/10 10 लाख रुपए ही पुराने प्रॉफिट से निकाल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है? यस मैम। अब आता है इंटरिम डिविडेंड। वो कह रहे हैं जो प्रोविजंस जो हैं वो जो फाइनल डिविडेंड पे अप्लाई होती हैं वही इंटरिम डिविडेंड पे होती हैं। कई बार क्या होता है कंपनी के बीच में क्वार्टर में, जैसे कि बोला गया कि क्वार्टर में कोई प्रॉफिट हो गया, तो कंपनी सोचती है कि अरे यार एजीएम तो भी बहुत दूर है, हमने पिछले साल इनको कम प्रॉफिट दिया था, कम डिविडेंड दिया था, या फिर पिछले साल हमने जो डिविडेंड दिया था वो सफिशिएंट नहीं था, और अभी तो नेक्स्ट एजीएम बहुत दूर है, तो चलो इनको बीच में ही प्रॉफिट दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज इंटरिम डिविडेंड। प्लीज नोट द ओनली डिफरेंस बिटवीन इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड इज कि फाइनल डिविडेंड शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं, इंटरिम डिविडेंड शेयर होल्डर से अप्रूव किए बिना शेयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मर्जी से दे देते हैं, ठीक है? Ma'am, could you repeat? I will. Final dividend is approved by shareholders. Interim dividend is declared by directors even before the presentation of the account. Thank you, ma'am. सेम रूल्स हैं। अगर कंपनी को लॉस हुआ है तो आप पिछले 3 साल का एवरेज निकालोगे, उससे ज्यादा का इंटरिम डिविडेंड नहीं दे सकते, ठीक है? और एक बार डिक्लेयर हो गया तो ये डेट है, आपको पे करना ही पड़ेगा, ठीक है बेटा? Yes, ma'am. यस मैम। अब आता है बात अनपेड डिविडेंड। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया और ये डिविडेंड अनपेड है, ठीक है? जैसे कि मेरे पास ही ऐसा एक वारंट पड़ा है, देयर वाज सम शिफ्ट ऑफ अकाउंट फ्रॉम माय प्रीवियस अकाउंट, तो उन्होंने मुझे जो डिविडेंड दे दिया, उस डिविडेंड में मेरा जो स्टॉक ब्रोकर है उसने मेरे अकाउंट को गलत रिपोर्ट कर दिया, मतलब सीडीएसएन ने अकाउंट नंबर गलत कर दिया, 56 की जगह 65 कर दिया, मतलब लास्ट 2 डिजिट्स जो है ना वो गलत कर दिए। अब उसकी वजह से जो मुझे डिविडेंड आया या जो भी मुझे डिविडेंड मिल रहा है वो गलत अकाउंट में जा रहा है, और वो गलत अकाउंट मेरे नाम से तो है नहीं, तो वहां जा नहीं रहा, तो उन्होंने मेरे को चेक भेज दिया। अब ना तो वो चेक बैंक ले रहा है क्योंकि अकाउंट नंबर गलत है, नाम तो सही है लेकिन अकाउंट नंबर गलत है, और ना ही उस इंसान के अकाउंट में जाएगा क्योंकि उस अकाउंट नंबर तो सही है, नाम गलत है, ठीक है? इस कॉन्सेप्ट को हम अनपेड डिविडेंड कहते हैं, ठीक है? Yes, ma'am. मुझे 7 साल मिलेंगे कि मैं डिविडेंड क्लेम कर लूं, ठीक है?
मैम मैम एक बार रिपीट कर। देखो, पहले क्या होता था, पहले लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं होते थे, तो डिविडेंड जो है ना वो अनपेड हो जाता था, ठीक है। और वो अनपेड डिविडेंड जो यस है मैम। ना, वो अकाउंट में, एक स्पेशल अकाउंट में जाता है, डिविडेंड अकाउंट में, ठीक है। उस अनपेड डिविडेंड अकाउंट जो है वो, उसके अंदर से मैं कभी भी 7 साल तक ये डिविडेंड जो अमाउंट है वो क्लेम कर सकती हूँ कि भाई मुझे डिविडेंड नहीं मिला, मैं साबित करूंगी कि मैं शेयर होल्डर थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मुझे डिविडेंड नहीं मिला, मुझे डिविडेंड दो, ठीक है। एंड ऑब्वियसली वो भी अपना रिकॉर्ड चेक करेंगे एंड दे विल पे मी द डिविडेंड। क्लियर? यस मैम। कंपनी वेट करती है 7 साल मैम कि आप आइए और अपना ये डिविडेंड ले जाइए। मैम हाँ जी। मैम फॉर्मल नोटिस देना पड़ता है अगर कभी बैंक अकाउंट नंबर गलत हो जाए तो? मेरे को मैंने एक मेल तो लिखी उनको, और स्टॉक ब्रोकर ने जो चेंज करके ठीक कर दिया अकाउंट, ऑब्वियसली यार खराब तो नहीं रहेगा, गलत तो नहीं रहेगा। मैंने उनको मेल यस लिखी मैम। है, उन्होंने कहा कि हम आपको ऑलरेडी चेक भेज चुके हैं। एक कंपनी है वो कह रही है कि आप मुझे इंडेमनिटी बॉन्ड दो, दूसरी कह रही है कि आप मुझे लेटर हेड पर लिख के दो। तो जो छोटे छोटे डिविडेंड है ना 100-200 रुपए के लिए, उसके लिए तो मैं एफर्ट कर नहीं रही। एक ही डिविडेंड है जो थोड़ा बड़ा है 2000 रुपए का, सोच रही हूँ उसके लिए एफर्ट कर लूँ। बाकी 100-200 रुपए के लिए मैं कोई एफर्ट नहीं कर रही। रख लो अपने पास, नहीं दे रहे हो तो मैं इतना दिमाग नहीं लगा रही, इंडेमनिटी बॉन्ड नहीं भर के दे रही, यस मैम। ठीक है। और स्टॉक ब्रोकर की तो मैंने अच्छे से लगाई, ये तो मैंने पकड़ लिया, और मतलब सोचो कितना डिविडेंड का लॉस हो जाता। थैंकफुली जो मुझे ये पहले ही पता चल गया, तब तक बाकी सारी कंपनीज के डिविडेंड नहीं आए थे, मतलब डिक्लेयर तो हुए थे लेकिन 30 डेज मिलते हैं ना क्रेडिट करने के लिए, वो 30 डेज खत्म नहीं हुए हाँ थे। मैम। उतने में मैंने अपना अकाउंट ठीक करवा लिया और उनको मेल लिख दी कि देखो मेरा अकाउंट नंबर ठीक हो गया है, ये 5-6 की जगह 6-5 है, जो भी ये ठीक हो गया है और आप मेरे को सही अकाउंट में डालना। तो थैंकफुली वो सही आ गया। बाकी अदरवाइज कंपनी वालों को ईमेल लिखना पड़ता है? हाँ, सबको, कंपनी वालों को लिखा मेल। स्टॉक ब्रोकर कहते हैं वो लोग मेरी बात तो मानेंगे नहीं ना कि ये ऐसा है, आप ही को लिखना पड़ेगा, आप ही शेयर होल्डर हो, आप ही लिखोगे, क्योंकि कंपनी डायरेक्टली मेरे को मेल करती है ना बेटा। कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है ना, तो बहुत सारी कंपनीज जो है वो एक स्क्रीनशॉट आपको भेजती हैं कि देखो इस डेट पे इतने शेयर्स का इतना डिविडेंड आपके इस अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। तो वो कह रहे शेयर होल्डर ही के पास ही राइट है और किसी के पास राइट नहीं है। तो मैंने उनको मेल लिखा और उन्होंने फिर मेरे करंट अकाउंट को, जो करेक्ट अकाउंट है उसको रिकॉर्ड किया एंड दे गिव द डिविडेंड टू मी। तो एक ही डिविडेंड है जो थोड़ा बड़ा है, 2000 रुपए के आसपास का है, जिसके लिए सोच रही हूँ थोड़ा एफर्ट कर लूँ। बाकी 100-200 रुपए के लिए तो मैं, या कुछ 300 रुपए का है, ऐसे करके है, तो एफर्ट नहीं कर रही मैं। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ विनीत बोलो बेटा। मैम अगर ऐसा कोई केस है तो उसमें जो डिविडेंड है, मैंने 4 बार डिविडेंड क्लियर कर दिया, तो वो डिविडेंड एक्यूमुलेट होकर मिलते हैं या सिर्फ करंट ईयर का डिविडेंड देंगे वो? बेटा गलती जो है वो सालों साल तक थोड़ी ना पता नहीं चलेगी। मेरे को 3 महीने में पता चली, मैंने चेंज कराया ये अप्रैल में, और अप्रैल में या फरवरी में ऐसे कुछ करवाया, और मुझे पता चल गया ये वाली बात जून एंड में कि ऐसे ऐसे मेरा डिविडेंड, मेरा अकाउंट गलत है, ठीक है। 3-4 महीने में मुझे पता चल गया। तो सालों साल तक थोड़ा ना आपको ये बात पता ही नहीं चलेगी। डिविडेंड डिक्लेयर होंगे, इतना शेयर होल्डर अवेयर होता है कि उसका डिविडेंड नहीं आया, बाकी सबको डिविडेंड मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मेरे अकाउंट में क्यों नहीं आ रहा, या मेरे पास चेक क्यों नहीं आ रहा। तो और अगर मान लो कि कोई अवेयर नहीं है या किसी को नहीं पता, तो उसको सिर्फ इतना साबित करना है कि वो उस टाइम पे शेयर होल्डर था, जो रिकॉर्ड डेट थी, आपको एक्यूमुलेट करके भी मिल जाएगा। 7 साल का टाइम है, 7 साल में कभी भी अपना डिविडेंड क्लेम कर सकती हूँ। ओके मैम। ठीक है, यस मैम। मूव फॉरवर्ड। यस मैम। अगर कोई इसके बाद भी क्लेम नहीं करता,
7 साल के बाद भी नहीं पे करता, क्लेम नहीं करता, तो ये पैसे फिर इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड में चले जाएंगे। ठीक है, फ्री के पास अनक्लेम डिविडेंड इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड है। हाँ, इसको रेगुलेट से भी करता है, या इनके पास जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हैं। हाँ, बट मतलब कंपनी को देने ही पड़ेंगे पैसे, चाहे आप हाँ लो या जी, ना लो। आप अगर क्लेम नहीं करोगे 7 साल तक कंपनी वेट करेगी आपको देने का। अगर आपने क्लेम नहीं किया तो ये पैसे फिर इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चले जाएंगे। अब यहाँ से बहुत मुश्किल होता है कि आप क्लेम कर पाओ। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टाइप। नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट इम्पॉसिबल नहीं है, बट आपको रीजन देना पड़ेगा ना भाई, क्यों आपने 7 साल तक आपने क्लेम क्यों नहीं किया। अगर कोई जेन्युइन रीजन है, जैसे वन ऑफ द पर्सन उसने बताया कि वो पिछले 5-6 सालों से कोमा में है और उसके घर वालों को पता ही नहीं है कि उसके पास इस कंपनी के शेयर्स है। तो ऐसी सिचुएशन में हाँ, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड से पैसे मिल जाएंगे उसको। उसे अपने मेडिकल्स के पेपर में तो दिखाने पड़ेंगे ना उस केस में, प्रूफ करने के लिए। तो साबित तो करना ही पड़ेगा ना बेटा। देखो, अगर अमाउंट छोटा होता है ना तो लोग बॉदर नहीं करते, लेकिन जब अमाउंट बड़ा होता है ना, यस पीपल आर बॉदर्ड। उसको 7 सालों से डिविडेंड नहीं मिला होगा ना बेटा। अच्छा, एक और चीज, मान लो मैंने 2021 का डिविडेंड क्लेम नहीं किया है, तो मेरे 7 साल जो हैं वो 2028 तक चलेंगे। ठीक है, मैंने 2021 का डिविडेंड क्लेम नहीं किया तो 29 तक मेरे पास 7 साल है। मैंने 23 का डिविडेंड क्लेम नहीं किया तो मेरे पास 30 तक 7 साल है। ऐसे काउंट होते हैं ये। ठीक है, 7 साल फ्रॉम द डिविडेंड व्हेन इट वाज डिक्लेयर्ड और व्हेन इट वाज ड्यू और व्हेन इट वाज पेड, ऐसे 7 साल डिक्लेयर होते हैं। ठीक है, यस डन दिस स्लाइड, कैन आई मूव फॉरवर्ड? यस मैम। अगेन इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड आ गया। ठीक है, अगेन डोनेशन गिवन बाय, इसको कहाँ से इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड को कहाँ से पैसे मिलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, स्टेट गवर्नमेंट देती है, कंपनीज ऑन डिविडेंड क्लेम अकाउंट से पैसे देती है, कोई जनरल रेवेन्यू आता है वहां से आते हैं। तो ये सारे पैसे जो है ना, इंटरेस्ट इनकम आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड फ्रॉम दिस फंड, ये फंड वाले भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं और अलग अलग जगह पे इंटरेस्ट इनकम इनको इनकर होती है। ये सारे पैसे जो है ना बेटा फिर इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड में यूज होते हैं। ठीक है, इसमें एक और चीज है, मेच्योर डिपॉजिट्स विद कंपनी अदर देन बैंकिंग कंपनीज, अगेन अनक्लेम है 7 साल से। मेच्योर डिबेंचर्स हैं, ये एप्लीकेशन मनी है, लोगों ने वापस नहीं ली। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो गए, लोग पैसे क्लेम करने ही नहीं आए, ये सारे पैसे जो हैं वो यहाँ जाएंगे। ठीक है, done guys, can I move forward? यस मैम। इस पर्पस ऑफ द फंड क्या है?
कि जिससे इन्वेस्टर एजुकेशन प्रमोट हो, प्रोटेक्ट हो। जैसे बहुत सारे ना सेबी सेमिनार्स और वेबिनार्स करने लग गया है, और बहुत सारी छोटे छोटे कोर्सेज करता है, लोगों को अवेयर कराने की कोशिश करता है। ठीक है। मैम बट जो सेबी है वो एक पार्लियामेंट बॉडी है, हाँ जी। और जो उसकी जो मेंटेनेंस होती है और जो उसके फंड ग्रांट्स होते हैं वो भी पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू ग्रांट होते हैं। हाँ जी। अगर मैम सेबी को किसी भी हिसाब से फंड चाहिए होता फॉर द ऑपरेशंस, दे कैन सिंपली पास अ नोटिस इन द पार्लियामेंट एंड दे गेट, but they do need to acquire the money from the shareholder if they don't claim the dividend. बेटा प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। वो कह रहे हैं कि ये जो फंड है, इट इज वन ऑफ द फंड विच इज मेंटेन, और जो ऐसे पैसे बच रहे हैं वो कंपनी को लेने नहीं देंगे हम। वो ये वाले पैसे जो हैं वो अनक्लेम्ड है, नॉट रिडीम्ड है, या इन सब चीजों के लिए है। तो इस फंड के पैसे को हम इस तरह यूज करेंगे, दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ द फंड इज। सेबी को और बहुत सारी चीजों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे देती है ना, इट्स अ गवर्नमेंट बॉडी। उसके एम्प्लॉयज को, बाकी सारे लोग जो यहाँ ऑफिशियल्स हैं, उनकी सैलरी गवर्नमेंट ही तो दे रही है। मैम गवर्नमेंट पहले मैम रिजर्व चेक करेगी ना कि जो सेबी है उसके पास खुद के पास कितने फंड्स है कि वो ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। अब जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इट इज अ गवर्नमेंट बॉडी। हमारी सैलरीज यूजीसी से आती है बेटा। हमारी सैलरी जो है ना, वो गवर्नमेंट दे रही है। वो ये नहीं चेक करते कि आपके पास कितने पैसे हैं कॉलेज में, कितने फीस से आपने पैसे लिए, ये वो क्लेम नहीं करते। प्लीज नोट दैट। ठीक है। उनके पास उन्होंने गवर्निंग बॉडी बना रखी है, जो जो कोई भी खर्चा होता है कॉलेज में, वो गवर्निंग बॉडी उसे चेयर करती है और उसे देखती है कि ये खर्चा हमारे पास कितने पैसे हैं, अकाउंट में कितना है, सब कुछ है। वो सारी चीजें गवर्न करती है। लेकिन हमारी सैलरी, नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी, ये सारी सैलरी जो है वो कॉलेज की फीस से रिकवर नहीं होती बेटा। फीस बहुत कम है, इट्स वेरी लेस। टोटल करोगे तो आप कह सकते हो कि हाँ हम कर सकते हैं, लेकिन हम सेल्फ सफिशिएंट खाली 25% है, 30% है। उसके बाद क्या करेंगे? बिजली का बिल कितना आता है तुम सोच भी नहीं सकते हो, कितने लाखों में बिजली का बिल आता है एक महीने का कॉलेज का। ऑल्दो एसी सिर्फ कंप्यूटर लैब में चलता है, या शायद एक आधा एसी, 2 एसी स्टाफ रूम में चल जाए तो चल जाए, या प्रिंसिपल ऑफिस या नॉन टीचिंग स्टाफ के ऑफिस में चल जाए। उसके अलावा एसी नहीं है। बट इतनी सारी हैं। लाइब्रेरी में भी तो है मैम एसी। कहाँ पे? हाँ, लाइब्रेरी। यू आर राइट, यू आर राइट। मतलब यही सारे ऑफिसेस, लाइब्रेरी और इन सब में ही एसी है। लेकिन अगर आप देखोगे कि कैसे कहाँ इतना बिजली का बिल आ रहा है बेटा, मोटर, पानी की मोटर जो जो चलाते हैं उससे बिजली का बिल आता है। हमारे पास 50 रूम से ज्यादा हैं। वी हैव मोर देन 55 रूम्स। अब कॉलेज में 55 रूम्स होंगे जहाँ पे क्लासेस चलेंगी, और वो भी सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे तक। तो तुम खुद सोचो ना, 12 घंटे पंखे लाइटें तो चल रही हैं। यस मैम। तो बिजली का बिल बहुत अच्छा खासा आता है। तो मैम सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी भी नीड होती है सेबी को उतने पैसे ग्रांट कर देगी? नहीं, बजट होता है बेटा, हर साल बजट निकलता है। कितने बजट के हिसाब से है ये, सैलरीज के अलावा बजट निकलता है। ठीक है। इसलिए ये फंड जो है वो सेपरेट फंड है। ओके मैम। रिफंड ऑफ अनपेड डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोविडेंट फंड। जिन्होंने 7 साल तक नहीं लिया है वो कैसे लेंगे? तुमने कहा ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, किसने कहा था नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा इस फंड से पैसे निकालना? इतना मुश्किल नहीं है। आपको प्रोसीजर दिया है मैंने, कैसे करोगे? डाउनलोड करोगे फॉर्म को, आफ्टर फाइलिंग द फॉर्म आप उसको कंप्यूटर पे सेव कर लो और सबमिट कर लो इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से। देन प्रिंट आउट निकालो उसका, एक्नॉलेजमेंट इशू करवाओ। नाउ सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट टू द नोडल ऑफिसर ऑफ द कंपनी, जहां जिस कंपनी से आपको रिफंड लेना है। ठीक है। तो आपको उसमें लिखना पड़ेगा क्लेम फॉर रिफंड फ्रॉम इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। एक इंडेमनिटी बॉन्ड, मैंने तो बोला ना इंडेमनिटी बॉन्ड भरने के लिए बोला है मुझे, तो यहाँ पर भी एक इंडेमनिटी बॉन्ड भरने के लिए दिया जाता है। इंडेमनिटी का मतलब होता है कि अगर कल को आपकी इस फॉर्म की वजह से हमें कोई नुकसान हुआ तो वो नुकसान आप पूरा करके दोगे। कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट, और ये कंसर्न डॉक्यूमेंट वो करके आधार कार्ड के साथ लिंक करके तभी आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर मिलेगा।
तो मैम जो लॉस होगा वो तो नॉमिनल लॉस होगा ना, इंडिविजुअल अगर कोई लॉस करेगा तो वो तो कंपनी खुद भी बेयर कर सकती है। कौन सा लॉस? नहीं मैम जी जैसे नहीं, इंडेमनिटी बॉन्ड जब तक मेरी और कंपनी के बीच की बात है तब तक मुझे कंपनी के साथ डील करना है। अब तो इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड में चला गया ना पैसे, अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई। बट मैम अगर शेयर होल्डर कोई लॉस भी जिस शेयर होल्डर की वजह से अगर कंपनी को किसी लॉस का। नहीं नहीं नहीं, तो मेरी बात समझे नहीं। इंडेमनिटी बॉन्ड का मतलब है, मान लो कि देखो मैं कह रही हूँ कि ये अकाउंट मेरा है और मैं शेयर होल्डर हूँ और मुझे डिविडेंड नहीं मिला, ऐसा मैं क्लेम कर रही हूँ, ठीक है। यस लेकिन मैं रितिका नहीं हूँ, कोई और हूँ, ठीक है। और मैं ये क्लेम कर रही हूँ कि नहीं नहीं मैं ही रितिका हूँ, तो मुझे एक इंडेमनिटी बॉन्ड देना पड़ेगा कि कल को कोई और रितिका उठकर आ गई और वो एक्चुअल ओनर हुई इन शेयर्स की, तो आप उस इंसान को यू विल मेक गुड द लॉस सो सफर्ड। ओके मैम। ठीक है। यस मैम। अगर मान लो कोई कंपनी है, उसके ट्रांसफर के पास आया है और अभी तक ट्रांसफर ऑफ शेयर्स नहीं हुए कंपनी के पास, देन द डिविडेंड on that amount will be transferred to unpaid dividend account unless the company is authorized by the registered holder of such shares to in writing to pay the dividend to the transferee and specify the amount of transfer। ठीक है। यस मैम। Lastly, penalty for failure to distribute dividend within 30 days। आपने डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड, डिविडेंड अप्रूव हो गया, 30 डेज के अंदर वो डिविडेंड अगर आपने नहीं दिया तो आपको पेनल्टी लगेगी, ठीक है। और आपको सिंपल इंटरेस्ट के साथ वो वापस करना पड़ेगा, पैसे वापस करने पड़ेंगे। और जो जो इंसान ये डिफॉल्ट करता है उस पर 1,000 रुपये हर रोज का जुर्माना लगेगा, पेनल्टी लगेगी, ठीक है। ओके मैम। Please go through this slide and then last is payment of dividend out of capital which is not allowed। एक slide उसके ऊपर भी है and then this completes the chapter। ठीक है। यस मैम।
Done? Oh, yes, ma'am. Ma'am, I have a question. Hmm. Ma'am, the company which fails to pay the dividend to the shareholder is liable. To whom he is liable? दोबारा? Ma'am, the company who fails to declare the dividend to the shareholder after 30 days is considered to be a liable company, liable to pay. Yes. Ma'am, to whom the company is liable? Obviously the shareholder. Ma'am, there is a point at they have to pay fine of rupees 1,000 for every day default continues of the company shall be liable to pay simple interest at the rate 18% हाँ per जी. annum. Exactly. That means shareholder also get 18%. अगर 30 डेज के अंदर, जैसे मान लो आज डिक्लेयर हो गया डिविडेंड, कि डिविडेंड शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया और आज डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, ठीक है, तो आज से 30 डेज के अंदर अंदर मुझे ये पैसे मिल जाने चाहिए, मेरे अकाउंट में आ जाने चाहिए. अगर ये 30 डेज के अंदर नहीं आए, एक 2-4 दिन ऊपर नीचे चलता है, बट अगर 30 डेज के अंदर ये पैसे नहीं आए तो शेयर होल्डर्स को जितने दिन तक ये पैसे डिले होंगे उसके हिसाब से 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा उस डिविडेंड पे. आई बात समझ में? Ma'am, like a person is getting dividend on dividend is due on 1st Jan of New Year. फॉर एग्जाम्पल आज 1 जनवरी को कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया और शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया और ये बात न्यूज में आ गई कि देखो जी डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, तो 1 जनवरी को डिक्लेयर हो गया, डिविडेंड मिलना है 10,000 रुपीज, ठीक है. अब वो शेयर होल्डर जो है वो 31 जनवरी को वेट करेगा कि उसके पास ये डिविडेंड आ जाना चाहिए उसके अकाउंट में, नहीं आया, 2-4-5 दिन ऊपर नीचे त्रोके, नॉर्मली 30 डेज मीन्स 30 डेज ही होता है, ठीक है. उसके बाद अगर ये डिविडेंड के पैसे नहीं आते हैं तो वो शेयर होल्डर जो है उसको 18% के हिसाब से, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 10,000 रुपए पे इंटरेस्ट भी मिलेगा फॉर नंबर ऑफ डेज दिस डिविडेंड इज नॉट गिवन और डिलेड. मान लो 1 महीना हो गया तो 18% डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10,000 इंटू 1/12, 1 मंथ का आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस 10,000 रुपए पे. तो मैम पर डे उसे 1,000 रुपीज भी तो मिलेंगे ना? नहीं नहीं, वो फाइन है फॉर एवरी डिफॉल्ट विच कंटिन्यूज. तो वो डिफॉल्ट के पैसे जो है ना वो तो ऑब्वियसली आरओसी को जाते हैं यार. ओके मैम. उसके पैसे थोड़ा ना, डिविडेंड मिलना है 200 रुपए, उस पे 1,000 रुपए डिफॉल्ट मिल जाएगा. नहीं मैम, अगर डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर किया हो तब. नहीं नहीं, तब भी नहीं. डिफॉल्ट के पैसे, पेनल्टी के पैसे कभी भी बेटा शेयर होल्डर को नहीं मिलते, उनको हमेशा इंटरेस्ट के पैसे मिलते हैं. डिफॉल्ट के पैसे हमेशा गवर्नमेंट को जाते हैं. ओके मैम. ठीक है बेटा. यस मैम. लास्टली पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल. वो कह रहे हैं कि इंटरिम डिविडेंड हो या कोई भी डिविडेंड हो, वो करंट प्रॉफिट से, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट से, या जो पिछले साल गवर्नमेंट ने कोई ग्रांट वांट दी है उस प्रॉफिट से ही दिया जा सकता है. उसके अलावा और कहीं से भी अगर आप दोगे तो आप पे पेनल्टी लगेगी. डिविडेंड कभी भी आउट ऑफ कैपिटल नहीं दिया जा सकता, ठीक है. ओके मैम. Please go through this slide and that completes your chapter. Can you stop sharing? Done, guys? Yes ma'am. Okay, I'm just left with accounts and audit and winding up. That's all. Excuse me ma'am. हाँ बच्चा बोलो. Ma'am, I have a general query regarding the PPT.
Ma'am, actually, ma'am, there is a topic, appointment Appointment of. and independent director. Okay. And ma'am, in part 2, there is also a topic of appointment of directors by a board of directors by tribunal and by nominal director. तो मैम उसमें हमें वाले कौन का सा? लग रहा है मैंने सॉर्ट करके दिया बेटा, मैंने ब्रैकेट लगाया कि क्या क्या करना है. यस मैम, बट मैम जो अपॉइंटमेंट है इंडिविजुअल डायरेक्टर की, वो मतलब कहाँ से वो लेके? पहले पार्ट में आते हैं. सॉरी मैम. मैं एक बार चेक करके बताती हूँ तुम क्या पूछ रहे हो. इंडेक्स को खोल के एक बार चेक करती हूँ तुम्हारी कंफ्यूजन कहाँ है. ओके मैम. Any other doubt? Ma'am, could you please explain me what actually a data bank is? Data bank for independent directors. Yes ma'am. बेटा एक बैंक एक लिस्ट ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड एलिजिबल प्रिपेयर की जाती है, ठीक है, उसे हम डेटा बैंक कहते हैं. ओके मैम. जो बनना चाहते हैं, ठीक है, और जो एलिजिबल हैं और जो क्वालिफाइड है, ओके मैम. उसको हम डेटा बैंक. जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं CS जो कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, वो इंस्टीट्यूट को बोलते हैं कि आप हमारा नाम लिख लो कि हम इंटरेस्टेड हैं वो करने में, इंटर्नशिप करने में. जो भी कंपनी इंटर्नशिप के लिए आती है ना, तुम्हारी क्या पता. मधुर प्लीज म्यूट कर लो. सॉरी. ठीक है, तो वो जितनी भी कंपनीज जाती है ना कि हमें इंटर्नशिप के लिए CA स्टूडेंट की जरूरत है या CS स्टूडेंट की जरूरत है, तो वो इंस्टीट्यूट क्या करता है, उन सारे बच्चों की लिस्ट पास ऑन कर देता है उन कंपनीज को भी, और उन बच्चों को भी कंपनीज की लिस्ट पास ऑन कर देता है कि ये कंपनी इंटरेस्टेड है आपने. ठीक है, यस. इसे डेटा बैंक कहते हैं. ओके मैम. ठीक है बच्चा. ओके मैम. जी मैम. बोलो नम्रता. No ma'am, nothing. I just was saying thank you. You're welcome beta, you guys can leave. मैम. हाँ जी बोलो. हाँ मैम, वो सॉरी पहले के लिए, वो गलती से ऑन हो गया था माइक. कोई बात